तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक के पूरे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफरेंट वैरायटीज पर या कह लीजिए कि डिफरेंट जो उसके टाइप्स हैं और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं उस पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया और sufficient number of examples or illustrations we have discussed to give a very clear idea, a thorough explanation regarding what a projectile is. Now, in this lecture, we will conclude with this chapter by covering, or rather, I may say, by discussing a very interesting concept that is called as projectile in relative motion. तो ये मैं समझता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डिस्कशन है। इसमें हम दो एस्पेक्ट्स को या दो कंसेप्ट्स को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। एक तो खुद प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है इसमें, और दूसरा हमें उस प्रोजेक्टाइल मोशन को रिलेटिवली देखना है किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस में। सो ये जो कंसेप्ट है, इसके लिए मैं अलग से कोई आपको थियोरी या अलग से कोई डेरिवेशंस वगैरह नहीं दूंगा। रादर मैं इस कंसेप्ट को आपको एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम इन सॉल्यूशंस को कैरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपने स्टेप्स पे ध्यान देना है कि इन प्रॉब्लम्स में कौन सी स्किल्स कैसे अप्लाई की जाती हैं, कौन से कंसेप्ट्स कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, और आपने उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तब जाके फिर हमारा आंसर बनेगा। वैसे देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप में एक सेपरेट आर्टिकल है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और रिलेटिव मोशन अपने आप में एक सेपरेट आर्टिकल है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। बट यहां पर जैसे मैं कह रहा हूं कि हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। अब इसे डिटेल में समझने के लिए पहले सिंपल से क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। हमें गिवन है कि देयर आर टू प्रोजेक्टाइल्स, वन इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी u एंड अदर्स डिस्क्रिप्शन इज प्रोवाइडेड टू अस। अब हमें यह पता करना है कि कोलिजन कहां, कब और कितनी वेलोसिटी पर होगा, एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स आर एज सच। ये इसके डिस्क्रिप्शंस हैं। These are the descriptions. So this is one of the projectile fired with velocity u, projected with velocity u, and this is another projectile projected with a speed of 50 meter per second at an angle of 53, and this is at an angle of 37. अब ये कोलाइड कर सकते हैं क्या? अगर ये कोलाइड करते हैं तो उसके लिए u कितना चाहिए? फिर अगर इनका कोलिजन हो रहा है तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या है, कहाँ ये कोलिजन करेंगे? और तीसरा, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन सी जगह पर, कौन सी पोजीशन एक्स वाई वैल्यूज पर ये कोलिजन अकर होगा। तो इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रोजेक्टाइल एट पोजीशन बी। सो आई मे गेट one of the component like this, and I may get the another component in this way. We are very sure कि ये जो horizontal component है ये हो जाएगा 50 cos 53। ठीक है ना? आफ्टर सॉल्यूशन दिस विल बिकम cos 53 3 by 5, 3 by 5 के हिसाब से हो जाएगा 30। सो इफ आई जस्ट डायरेक्टली राइट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो ये 30 मीटर पर सेकंड। दिस वर्टिकल कंपोनेंट इफ आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, दिस विल बिकम 50 sin 53। yes, sin 53 will become 4 by 5,
After solving that 4 by 5 with multiplication of 50, we'll be getting an answer of 40. 40. Okay. Similarly, आपको ये दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल भी सॉल्व करना है, इसके भी कंपोनेंट आपको सॉर्ट आउट करने हैं. So we may get these two components possibly. ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ये आ जाएगा u cos 37. Cos 37 is 4 by 5, so this will become 40. 4u by 5. 4u by 5. Where come 40? 40 कहां से आएगा? 4u by 5. This vertical component, this will become u sin 37. Sin 37 will become U 3 by 5. 5. U by So 5. this will become 3u by 5. So always remember step 1. पहली step, resolve all the components. ये पहली स्टेप है. ये बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है, इसमें कोई खास काम नहीं, बस जैसे जैसे हम रेजोल्यूशन करते हैं वैसे वैसे रिजॉल्व करना है. अब हमें ये तहकीक करना है, ये एनालिसिस करना है या ये कंफर्म करना है कि क्या इन प्रोजेक्टाइल्स का कोलिजन हो सकता है क्या. अगर हो सकता है तो फिर उसके बाद आगे की बात होगी कि कहां होगा, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, कब होगा एंड सो ऑन. अब देखिए कोलिजन कब पॉसिबल है पता है? जब इन दोनों प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल होंगी तभी कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन होने का चांस ही नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन दिस. कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन दोनों प्रोजेक्टाइल को क्या कर रही है? नजदीक ला रही है ना. ए की ये वाली वेलोसिटी और बी की ये वाली वेलोसिटी क्या दोनों प्रोजेक्टाइल को नजदीक लाने का काम कर रही है? Yes. Yes. तो ये तो नजदीक लाएंगी इनको, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटीज अलग अलग हैं, Yes. कम ज्यादा है, तो ये कभी भी आमने सामने नहीं आएंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, क्योंकि इनकी वर्टिकल वेलोसिटीज अलग अलग हैं. अगर इनकी वर्टिकल वेलोसिटीज अलग अलग हैं तो ये कभी भी आमने सामने नहीं आएंगे बल्कि ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अलग अलग रहने का मतलब है कि एक जरा ऊपर उड़ेगा और दूसरा वाला उसके नीचे रहेगा, या दूसरा वाला जरा ऊपर उड़ेगा और उसके नीचे पहला वाला रहेगा. सो दे विल नेवर कम आमने सामने इफ देयर वर्टिकल वेलोसिटीज आर अनइक्वल. बात क्लिक हो रही है आपको? Yes. Yes. तो मैं इस बात को फिर एक बार आपके सामने रखता हूं कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटीज हैं इनका काम सिर्फ नजदीक लाना है, इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है. They will bring both the projectiles close to each other and possibility of collision हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज कैसी होनी चाहिए? Equal. इक्वल होनी चाहिए. आप जस्ट इमेजिन करें, आप वीडियो में देखें, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनको नजदीक लाती जा रही है, तो एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जब ये आमने सामने आ जाएंगे और फिर कोलाइड करेंगे. Yes. मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, अगर इनकी वर्टिकल वेलोसिटी अनइक्वल है, किसी की ज्यादा है और किसी की कम है, तो ये हमेशा ऊपर नीचे रहेंगे. एक जैसी हाइट पर ये कभी भी नहीं आ सकते, बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल वेलोसिटी. अगर ये बिल्कुल एक जैसी हाइट पर कभी आ ही नहीं सकते तो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे लेकिन कभी भी टकराएंगे नहीं. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. Yes. तो हमें यहाँ पे एक रूल पता चला जिसे मैं स्टेप नंबर 2 में लिख रहा हूं, और वो रूल क्या है? फॉर कोलिजन, Vertical velocity should be equal. यस, फॉर कोलिजन वर्टिकल वेलोसिटी, या आप चाहो तो इसको कंपोनेंट भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ बोथ दी प्रोजेक्टाइल मस्ट बी इक्वल. गेटिंग इट? Yes. So now we expect to collision, we expect that the collision to happen, और फिर हमें उसी के लिए ये पता करना है कि u कितना है. तो हम तो चाह रहे हैं कि कोलिजन हो,
अब अगर हम ये चाहते हैं कि कोलिजन हो तो हम सिंपली स्टेटमेंट ऐसा बनाएंगे 3u/5 इज इक्वल टू 40. दैट्स इट. करेक्ट हो गई बात? Yes. Therefore, I may get 3u is equal to कितना होगा? 200. 200. Therefore, u will become equal to 200 divided by 3, which can now be written as 66.6 meter per second. So this is an expected speed. इतना u अगर मैं दे देता हूं for these angles, तो ये कभी ना कभी कोलिजन करेंगे, इनका कोलिजन हो जाएगा. अब अगला क्वेश्चन, ये कब कोलाइड करेंगे, टाइम निकालना है. ठीक है, तो ये मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं इन स्टेप नंबर 3, टाइम ऑफ कोलिजन. कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखें. क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स में आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर ऐसे नहीं करना है, बल्कि एनालिसिस करके आपको इसके आंसर्स तलाश करने हैं, ढूंढने हैं. तो हमें स्टेप्स पर और उसकी स्किल्स पर ध्यान देने की जरूरत होगी कि हमें यहाँ पे काम कैसे करना है. अब बच्चों, हमें अगर टाइम निकालना है तो हमें यह देखना होगा कि कोलिजन जहां कहीं भी हुआ होगा, क्या इन दोनों ने मिलके आपस में 100 मीटर का डिस्टेंस खत्म किया तभी कोलिजन हुआ. Yes. Yes, sir. आप मुझे बताओ, ये 100 मीटर का डिस्टेंस खत्म करने के लिए, कवर करने के लिए, 100 मीटर के डिस्टेंस को फिनिश करने के लिए बी की तरफ से कितनी वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन मिला 30. 30. और ए की तरफ से कितना मिला? 4u by For you 5. by तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में टोटल स्पीड जो अवेलेबल हुई, जिसका इस्तेमाल करके हम ये 100 मीटर के डिस्टेंस को फिनिश करेंगे, दोनों मिलके फिनिश करेंगे, तो दोनों का स्पीड का कंट्रीब्यूशन हुआ 30 प्लस 4u/5. आई होप समझ पा रहे हैं आप इस बात को. Yes. मुझे एक चीज बताएं कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा. दोनों मिलकर 100 मीटर की. हाँ, वेरी गुड. दोनों मिलकर, दोनों एफर्ट्स लगा के, दोनों कंबाइनली 100 मीटर के डिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं. थोड़ा ये खत्म करेगा, थोड़ा ये खत्म करेगा, तो जाहिर बात है इन दोनों की स्पीड्स को हमें मिला देना चाहिए, ऐड करना चाहिए. ठीक है. अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों. अगर हम रिलेटिवली किसी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, तो आपको मैंने बहुत पहले एक चीज सिखाई थी कि इफ द वेलोसिटी डायरेक्शन इज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग माइनस करते हैं. एंड इफ द वेलोसिटी डायरेक्शन इज अपोजिट फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स, तो रिलेटिवली हम इनकी वेलोसिटी को प्लस करते हैं. ये कंसेप्ट बताया था मैंने आपको. Yes, sir. तो या तो आप ऐसे सोचें कि इन दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर इन दोनों की वेलोसिटी का एडिशन हो जाएगा. लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप ऐसे भी सोचें कि ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है, क्या ए ने अकेले ने खत्म किया? नहीं. क्या No. बी ने अकेले ने उसको फिनिश किया? No. No. ए और बी ने दोनों मिल के, दोनों ने कंबाइनली एफर्ट लगा के इसको फिनिश किया है. तो हम दोनों की वेलोसिटी को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, ताकि हम इस डिस्टेंस को खत्म करें, इस डिस्टेंस को फिनिश करें. मेरा अगला सवाल है, क्या हॉरिजॉन्टली इस डिस्टेंस को फिनिश करने के लिए कहीं कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है? No. नो. ठीक है, माइक ऑफ रखें प्लीज. किसका माइक ऑन है देखें, डिस्टरबेंस ना करें प्लीज. रिकॉर्डिंग्स में काफी प्रॉब्लम होता है फिर. सो आई रिपीट दिस क्वेश्चन. आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा. हॉरिजॉन्टली इस डिस्टेंस को फिनिश करने के लिए क्या कोई एक्सेलरेशन यहां पर इन्वॉल्व है हॉरिजॉन्टल लेवल No. पे? No. नहीं. No. बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरल केसेस में हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल लेवल पर आता है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में खास तौर पे. तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इंक्लूडेड इन दिस मोशन. तो हम सीधे सीधे यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस खत्म किया? 100 मीटर फॉर कोलिजन। कंबाइनली इनकी स्पीड कितनी है? 30 प्लस 4u/5, ये कंबाइन स्पीड है। एंड लेट्स से कि जो टाइम हम एस्टिमेट करना चाहते हैं वो t है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस। 100 इज इक्वल टू, दिस इज 30 प्लस u का कैलकुलेशन बच्चों हमने अभी अभी यहाँ पे किया है और वो है 200/3। So if I just use this, I will be getting 4/5 into 200/3. Now this combinedly will become speed and this is t. ठीक है? Sir, 4/5. Yes, yes. यहाँ मेरे लिखने में गलती हुई. This is 4/5. Now make cancellations. Cancellation करें, ये 5 यहाँ से ये कट गया, ये कितना हो गया? 40. 40 into 4 will become 160. 160. Correct? 160 divided by 3. फिर उसमें करें आप प्लस 30. So you will be getting this as 100 is equal to 30 plus 160 divided by 3. ठीक है, ये रेस्ट पार्ट तो बस कैलकुलेशन का ही चल रहा है, इसमें उतना कुछ ज्यादा हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 100 इज इक्वल टू 90 प्लस 160 divided by 3 into a term of t. So this will become on the other side 300 is equal to 90 plus 160 will become 250 t. Is this okay? This 0 and 0 will get cancelled. T will become 30 divided by 25. Therefore, T will become equal to 6/5 second. ठीक हो गया? ओके? Yes. Yes. तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें ऐसे ही अपना टाइम खराब हो जाता है, ये बस कैलकुलेशन है। कंसेप्ट यहां लगा कि दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कवर किया, स्पीड दोनों की ऐड हो गई, कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला फॉर्मूला हमने सिंपल लेवल पे अप्लाई किया, काइनेमेटिक्स की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं कि इसका कोलिजन कहां होगा। तो ये इन बिटवीन यहां कहीं होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फ्लाई एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फ्लाई। दोनों सेम हाइट पे आ जाएंगे और दोनों ने मिलके ये 100 मीटर का डिस्टेंस कुछ इसने और कुछ इसने खत्म किया और यहाँ पे कहीं हमको कोलिजन एक्सपेक्टेड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन पॉइंट P समवेयर हियर वेयर द कोलिजन हैपेंड, और हो सकता है कि इस पॉइंट P के लिए आपके पास एक x कोऑर्डिनेट हो और आपके पास एक y कोऑर्डिनेट हो, और अगर आप इसको 3 डायमेंशनल सेंस में कंसीडर करना चाहते हैं तो यू मे इवन हैव अ काइंड ऑफ z कोऑर्डिनेट। तो फिलहाल तो x y कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप दोनों में से किसी भी एक प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करें, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल का, चाहे तो आप A का यूज करें, चाहे तो आप B का यूज करें, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट एंड इजी फॉर कैलकुलेशन आप उसको पिक करें। जहां कहीं आपने प्रोजेक्टाइल को चॉइस किया वहां आप ओरिजिन कंसिडर करें और अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। तो आई विल डिस्क्राइब दिस पॉइंट P वेयर द कोलिजन इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल B। मैं प्रोजेक्टाइल B से इसको बताने जा रहा हूं। ओके, तो आप सोचें प्रोजेक्टाइल B हॉरिजॉन्टली कितना आगे आया होगा इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए। तो आंसर सिंपल है बच्चों, 30 इंटू टाइम। 30 इंटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन है क्या? No. नहीं। हॉरिजॉन्टली B की स्पीड कितनी है? 30. 30। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होगा ना, स्पीड इंटू टाइम। तो बच्चों अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को इन्वॉल्व करते हुए कोऑर्डिनेट का काम करूंगा। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ एस्पेक्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन का। तो मैं प्रोजेक्टाइल B को इन्वॉल्व कर रहा हूं और x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं बस लिखूंगा 30 इंटू टाइम। ठीक है, या इसको और सिंपल कर लेते हैं, ux कर लेते हैं एज अ फॉर्मूला इफ यू वांट टू राइट। सो x कोऑर्डिनेट विल बिकम 30 एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इज 6/5। 6/5 के हिसाब से आप इसको सॉल्व करें तो फिलहाल इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36 मीटर। करेक्ट हो गई बात? Yes.
तो बच्चों आप समझें कि इस पॉइंट P को अगर मैं B से लोकेट करूं तो x कोऑर्डिनेट में ये कितना आगे मुझे नजर आएगा? 36 मीटर। 36 मीटर। अब जाहिर बात है y का भी रेफरेंस बनेगा। तो बच्चों अगर मैं y निकालना चाहता हूं, इसका y कोऑर्डिनेट में निकालना चाहता हूं, तो आप ध्यान से देखें uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा कि मैं यहाँ काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूं? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, फ्लाइट के केस में y एक्सिस का कंसिडरेशन जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पर कंपल्सरीली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, और जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यूज करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो और वी हैव टू यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो आइए y निकालते हैं। तो y कंपोनेंट के लिए मैं देखता हूं कि इसका y कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी 40 है, टाइम आ चुका है 6/5। टाइम तो फिक्स है, पहले ही निकाल लिया हमने कि कोलिजन कहां होगा। सो दिस इज 6/5, ये माइनस हाफ इंटू 10 इंटू दिस अगेन गोइंग टू बी 6/5, बट दिस टाइम 6/5 का स्क्वायर। नाउ अब आप नोटिस करें यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया और मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिखा, बता सकते हैं? यस, एक्सेलरेशन ग्रेविटी इज नेगेटिव। एक्टिंग वर्टिकली मैं डाउनवर्ड। बस ये क्वेश्चन आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए पूछ रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, henceforth we have to take it as negative. कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। This 5 and this 40 will get cancelled with 8. 8 6 जा, 48. so this factor will become 48 minus ये इधर से कैंसिल हो गया और ये बन गया 5. So this is be 5 into ये 36 divided by 25. फिर ये 5 भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा and this will become 5. 5 और 36 का कैंसिलेशन करें, so you may just get 7.2. Getting it right? Yes. 48 minus 7.2 and you are done with your answer. क्या आंसर आया आपका? 40.8. 0.8 मीटर। तो अब इस कोलिजन को जरा ध्यान से देखें कि ये कोलिजन जहां कहीं भी किसी पॉइंट P पर हो रहा होगा, उसका x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 36 और y कोऑर्डिनेट आया 40.8। मतलब ये कि पॉइंट प्रोजेक्टाइल B के रेफरेंस में हम 36 मीटर आगे आएंगे और 40.2 मीटर ऊपर जाएंगे तो यहां कोलिजन होगा। आप ये सेम कैलकुलेशन A के रेफरेंस से भी बना सकते हो, लेकिन आंसर्स बदलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट P पर जहां कोलिजन होने वाला है उसका x वैल्यू A से अलग है और y B से अलग है, लेकिन दोनों का y वैल्यू सेम है, सेम ही होगा दोनों का y वैल्यू। क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही जगह पे एक ही हाइट पे आना पड़ेगा कोलिजन करवाने के लिए, Yes. और यही रूल हमने स्टार्ट में सेट किया था कि दोनों को सेम हाइट पे आना पड़ेगा कोलिजन होने के लिए, और इसी रूल से हमें यह पता चला कि u का वैल्यू कितना है, क्योंकि हमने वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटीज को सेम किया था। तो क्वेश्चन पूरा इन डेप्थ समझ आ गया आपको कैसे यस करना है? एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ये ऐसे एक बार में आप ग्रास्प नहीं करोगे, आपको इसको थोड़ा सा 2-3 बार देखना पड़ेगा कि कौन से रूल्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या तरीका है। आइए अब इसमें एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर बात करते हैं, एक और डिफरेंट एस्पेक्ट इसमें समझते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इसी तरीके का आपको एक प्रोजेक्टाइल कंडीशन गिवन है, लेकिन इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या गिवन सिचुएशन के हिसाब से, जो कंडीशन आपको दी गई है उसके हिसाब से कोलिजन पॉसिबल होगा या नहीं, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा फिर फर्दर उसने ये पूछना है कि अगर कोलिजन पॉसिबल नहीं है तो फिर इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना है, गैप कितना है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को मिस कर जाते हैं तो कम से कम कितना नजदीक आएंगे अगर कोलिजन नहीं होता है। क्वेश्चन और ज्यादा डिटेल में चला गया और ज्यादा टफ हो गया क्वेश्चन। क्लियर हो रही है बात? तो पहले तो हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि क्या इसका कोलिजन हो जाता है,
अगर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यस है तो इनका मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा। सोचे क्यों 0 होगा? कोलाइड कर रहे हैं, टकराएंगे तो दोनों के बीच का गैप तो खत्म हो गया ना बेटा। यस सर नो? यस सर। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू जस्टिफाई कि क्या इनका कोलिजन हो सकता है। इसके लिए छोटा सा काम करें, दोनों जो वेलोसिटी वेक्टर्स गिवन है हमको, उनके कंपोनेंट्स आप बना दें। तो हमने इनके कंपोनेंट्स बनाए। आप देखें ये वाला कंपोनेंट 10 हो जाएगा और ये वाला भी 10 होगा। दिस विल बिकम 10 रूट 2 cos 45, cos 45 is 1 by root 2, root 2 cancel, बचा 10. This will become 10 sin 45, sin 45 will again become 1 by root 2, root 2 cancel, and again यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आएगी 10. क्लियर हो गए दोनों कंपोनेंट्स आपको ये? यस सर। आपने एक और बात यहाँ नोटिस करनी है कि जब भी एंगल 45 बनता है, दोनों कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? सेम। सेम। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे कई बार एज अ शॉर्टकट मेथड, एज अ ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं कि whenever an angle for resolution is 45 degree then both the components of the given vector are always same. अब इसे रिजॉल्व करते हैं। बच्चों आप इसे रिजॉल्व करोगे तो इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा ना 10 cos 37, cos 37 will take a value 4/5, उसके हिसाब से ये आंसर तो आ जाएगा 8। करेक्ट जा रहे हैं? फिर एक और कंपोनेंट यहां बनेगा, क्या बता सकते हैं ये कितना बनेगा? 6 बनेगा। बाय लेबलिंग ये बनेगा 10 sin 37, sin 37 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 3/5, 10 into 3/5 सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 6। अब यहां पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका आंसर बड़ा सिंपल है, एज वर्टिकल velocity of both the projectile is not equal, hence what? collision is not possible. No collision, collision नहीं होगा। So you finish the case, आपने बात खत्म कर दी, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि अब कोलिजन नहीं होने वाला। ठीक है, फिर क्वेश्चन बढ़ गया हमारा, और न सिर्फ बड़ा बल्कि बहुत ज्यादा टफ हो गया। अब हमें निकालना है कि अगर कोलिजन नहीं होता है तो फिर मिनिमम सेपरेशन कितना है। क्योंकि देखो अगर कोई दो चीजें आपस में न टकराएं तो ऐसा कभी ना कभी उनके मोशन के दौरान होगा कि वो कोलिजन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन एकदम बिल्कुल नजदीक से पास हो गए, एकदम क्लोज अप्रोच में आ गए थे, एकदम नजदीक आ गए थे। तो फिर मिनिमम सेपरेशन कैसे निकालें? अब मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए एक ट्रिक है, एक तरीका है, एक मेथड है। आपने वो मेथड फॉलो करना है। हम डायरेक्टली यूं ही क्लेम नहीं कर सकते, या कोई इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लेवल पर नहीं है कि भाई इसका मिनिमम सेपरेशन इतना है बोल के। तो आपने इसका एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मैं जैसे स्टेप्स बताते जाऊंगा आपने वैसे वैसे उसको करना है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कि भाई यहाँ कोलिजन नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, द प्रोसीजर, द वे, द मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो टू फाइंड आउट द मिनिमम सेपरेशन इज वेरी क्रिटिकल। आपने ध्यान देना है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ आ रही है बेटा बात आपको? यस। अब सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी डायग्राम की हेल्प लेता हूं। सबसे पहले आप इन प्रोजेक्टाइल्स को जैसे हैं वैसे रिप्लिकेट कर दें, जैसे हैं वैसे बना दें इनको। तो ये हमारे ए और बी पॉइंट्स हो गए जहां से ये प्रोजेक्टाइल्स फॉलो किए जाने हैं। फिर उसके बाद दोनों में से किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को आप रुका दें। अज्यूम करें कि आपने उसे रुकाया है। ये कुछ कुछ वैसी ही टेक्निक है जो हमने रेन मैन प्रॉब्लम के टाइम पे अप्लाई की थी, रिलेटिव मोशन को डिस्कस करते वक्त अप्लाई की थी, कि हम दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को रुका देते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 यहां पे ये आएगी
stop any of the projectile। अब यहां पे मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको कुछ हद तक बताई भी हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को रुकाने का क्या मतलब है। हम उसे फिजिकल फॉर्म में इन रियलिटी में तो नहीं रुकाएंगे, ठीक है, सिर्फ कंसेप्चुअली हम उसे रुकाना चाहते हैं, एक इमेजिनेशन में, एक वेरिएशन में, ऐसे समझ लीजिए। तो उसे, उस ऑब्जेक्ट को रुकाने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट को रुकाओ। ओरिजिन मानना। ये मैं बता चुका हूं आपको। लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये मैं बता चुका हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग एन उसके आंसर फ्रॉम योर रिस्पेक्ट में साइड। बात करना। किसी को आता है इसका आंसर? उसके रिस्पेक्ट में बात करना। नहीं, नहीं, आप नहीं बता रहे हो, इसका करेक्ट इसके आंसर आप नहीं। कंपोनेंट्स को अपोजिट कर कर शाबाश, दूसरे ऑब्जेक्ट को देना। बिल्कुल सही जवाब। जब भी हम ये कहते हैं कि रिलेटिव मोशन के दौरान हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रुकाते हैं, उसे स्टॉप करते हैं, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की सारी वेलोसिटीज को, सारे एक्सेलरेशंस को, जो कुछ भी उसके पास है, उसे रिवर्स करके सामने वाले ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। यस। लेकिन याद रखना कि इसको रुकाया, अगर मैंने, मान लो मैंने बी को रुकाया, तो इसके पास जो वेलोसिटीज हैं या इसके पास जो एक्सेलरेशंस हैं, उसे सामने वाले ऑब्जेक्ट को देना है। लेकिन कैसे देना है? एज इट इज नहीं देना है, बल्कि रिवर्स। रिवर्स करके रिवर्स देना है। करके देना है। तो आप सोचें कि अगर हमने इस सिचुएशन में बी को रुकाया, ठीक है, इफ बी इज स्टॉप्ड, अगर हमने बी को रुकाया, तो हमें क्या करना होगा? बी की वेलोसिटीज को पलटा के ए को देना होगा, ठीक है। बी की वेलोसिटीज को पलटा के ए को दो, ठीक है। मैं ये खास इसलिए ऐसे लिख रहा हूं ताकि आप याद रख पाए। अब आप मुझे बताएं कि ए की क्या हालत होगी, ए की सिचुएशन क्या होगी। तो ए के पास वर्टिकली कितनी वेलोसिटीज है? 6 बी के पास कितनी है? 10। 10 पलटा के दो। माइनस। अगर हम इसे पलटा के दे देते हैं, या अगर मैं उल्टा करूं काम, अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में करूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। निगेटिव नीचे जाने से अच्छा है कि ए को रुकाओ। आइदर वे, इट्स योर चॉइस। आप चाहो तो बी को रुकाओ, आप चाहो तो ए को रुकाओ। ऐसे ही कंटिन्यू करें। यस सर। हाँ चलिए, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो हम बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके ए को देने वाले हैं, रिवर्स करके एज इट इज। तो इसे जब मैंने रिवर्स किया तो ये नीचे -10 हो गया, ऊपर +6 हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या आंसर आया? -4। 4 आया, इनफैक्ट -4 आया। तो डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं बेटे, तो मुझे ये ऐसे नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा 4। क्या कहते हो, परफेक्ट है? यस। यस सर। फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पलटा के दो। तो ए के पास ऑलरेडी 8 है, बी की वेलोसिटी देखो लेफ्ट साइड में डायरेक्टेड है, पलटा के देने का मतलब ये वाली 10 को भी मैं राइट साइड कर दूंगा, फिर ये दोनों राइट हो जाएंगे, 10 और 8। तो टोटल आंसर 18। तो हम कहेंगे ये अब ए की हालत हो गई, ठीक। अब बी को तो हम रुका चुके हैं, जस्ट हमें ऐसे इमेजिन करना है। यहाँ पे स्टेप्स बड़े इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उन्हीं को फॉलो करोगे तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हम ये देखेंगे कि ए कैसे जाने वाला है आगे, ए का कौन सा पाथ यहां पर क्रिएट होगा। तो अब बी को तो हम रुका चुके, ए के पास ये दोनों वेलोसिटीज आ गई हैं। जो भी ए की नेट वेलोसिटी अब बनेगी,
ए उसी पाथ पर आगे जाएगा, ये हमारा मानना होगा। तो अब हम ये मानेंगे कि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कहाँ, ये तो हवा में उड़ने वाला है, ये भी आगे फ्लाई करने वाला है, ये ऐसा कैसा दिखा रहे तुम। तो ये सब कुछ कैलकुलेशन में चल रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें कैलकुलेशन में चल रही है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। इन रियलिटी ये अपना अपना ट्रैक ऊपर फॉलो करेगा, ये भी अपना अपना ट्रैक ऊपर फॉलो करेगा, लेकिन हमने यहां पर एक पॉइंट सेट कर दिया, हमने एक अजम्पशन यहां पे किया कि हमने बी को रुकाना है। बी को रुका दे मतलब बी के रेफरेंस में जाके देखेंगे तो ए हमें ऐसा नजर आएगा। क्लियर हुई बात? यस सर। अच्छा, हमने क्यों ऐसा तय किया कि ए अब इस ब्लैक लाइन पे जाएगा? इसलिए कि जिस वैल्यूज के साथ ए के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की वेलोसिटी बनी, उसकी जो नेट वैल्यू बनेगी, नेट वेलोसिटी बनेगी, तो जिस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी बनेगी ए भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा फॉर बी, क्योंकि बी को रुकाया आपने। क्लियर हो गई स्टेप्स? यस सर। यस सर। अब आते हैं मेन और आखिरी स्टेप पर, थर्ड स्टेप। इसमें हमसे यह पूछा गया है कि मिनिमम सेपरेशन कितना है ए और बी का। तो अब हम देख रहे हैं कि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए तो ऐसे चल रहा है, तो हम एट लास्ट फाइनल स्टेप में बी की पोजीशन से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये ज्योमेट्रिकल काम करना पड़ेगा हमको। क्या करेंगे? बी की पोजीशन से ए के पॉसिबल रिलेटिव पाथ पर क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर। और बच्चों ये जो परपेंडिकुलर होगा ये ही मिनिमम सेपरेशन कहलाता है। दिस इज व्हाट द मिनिमम सेपरेशन इज। तो स्टेप वाइज काम करना है आपको, ठीक है। सो बी की पोजीशन से, बी को जहां कहीं आपने रुकाया है वहां से आप ए के रिलेटिव पाथ पर, ये ए का रिलेटिव पाथ है, एक्चुअल पाथ नहीं है। एक्चुअल पाथ तो ये अपने अपने हिसाब से चल रहा है ऊपर, ये जो बनाया हमने ये रिलेटिव पाथ है। बी के रेफरेंस में ए ऐसा जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ी कहानी अजीब है लेकिन सच्चाई है, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। दिस इज रिलेटिव पाथ। अब मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन। ड्रॉ किया। आप सोचे बेटा, ये जो गैप है ना, ये आपको पहले से बताया जा चुका है कि ये 50 मीटर है, करेक्ट है। यस। यस। यहां पर बच्चों एक एंगल बनता है थीटा, फॉर एग्जांपल। नाउ दिस थीटा वोंट बी दिस 37 45, ये बिल्कुल नया बन जाएगा, कुछ और अजीब सा एंगल बनेगा यहाँ पे, बिकॉज ये सारे कंपोनेंट्स आपने बदल दिए, ये पलटा पलटा के आपने दे दिया इसको, तो ये सारे कंपोनेंट्स बदल गए, तो यहाँ पर बिल्कुल ही नया एंगल, रिलेटिव एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो गौर से देखें कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये डी मिनिमम जो है ये इस थीटा के सामने वाली साइड है, करेक्ट है। यस। यस। ओके, ठीक है। आप फिर मुझे बताएं कि थीटा की सामने वाली साइड फॉर एन हाइपोटेन्यूज ऑफ 50 हम कैसे लिखें? 50 साइन थीटा, करेक्ट हो गई बेटा बात। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, यहां थीटा है, इसके सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड हमेशा साइन होती है हाइपोटेनियस की, सही है। यस। दिस पॉइंट शुड बी वेरी इजीली अंडरस्टूड, जल्दी से समझ आ जाना चाहिए। इनफैक्ट ये वाली साइड अगर मैं पूछूंगा तो कितना होगा? 50 cos थीटा। हाँ, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं बाद में, मिनिमम सेपरेशन पे कब आएगा उतना तो मैंने पूछा नहीं यहाँ पे। चलो खैर, मिनिमम सेपरेशन हमें फाइनली समझ में आया ज्योमेट्रिकली कि वो हो रहा है 50 साइन थीटा। लेकिन हम यहां पर फिर एक बार फंस गए, ठीक है, हमें थीटा नहीं पता, फिर फंस गया।
तो अब थीटा निकालना है। तो बच्चों थीटा निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये वाला रेक्टेंगल इस पे ध्यान देता हूं, ठीक है ना, इस रेक्टेंगल पे। और आप मुझे बताएं कि उस रेक्टेंगल को अगर मैं फॉलो करता हूं तो मुझे tan थीटा कितना मिलेगा? 4/18। Opposite by Yes. adjacent. Opposite means this side, and in Yes. magnitude this side is 4, and adjacent is this, that is 4/18. So if I Yes, just sir. make a little solution, I may get tan of theta is equal to 2/9. बट आप कह सकते हो सर हमको तो tan मिला, बट रिक्वायरमेंट तो साइन की है, तो साइन कहां से लाए? तो साइन लाने के लिए बच्चों आप एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल बना दें, हाइपोथेटिकल ट्राइंगल जिससे एक्चुअल क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। जस्ट इमेजिन Yes. करें यहां थीटा है। If this is theta, for this triangle, tan of theta is 2/9, means this side should be 2 and this side should be 9. करेक्ट है? Yes, sir. ये एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल है, इससे एक्चुअल प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमने एडिशनली बनाया। If this is 9 and this is 2, then according to Pythagoras theorem, this side should Root be 85. Root 85. root 85. Now you can instantly guess sin theta कितना हो सकता है? 2 2 by by root. root 45. root 85. वेरी गुड, बस आपका काम खत्म हो गया। डी मिनिमम इज इक्वल टू 5। आपने साइन थीटा अभी अभी तलाश कर लिया, ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, 2/85। सो आप फाइनल क्लेम यहां पे कर सकते हो इस सिचुएशन में कि डी मिनिमम इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय √25 मीटर। दैट्स इट। बस अब इसमें और ज्यादा हमें कुछ खोदना नहीं है, सर्च नहीं करना है, दैट्स इट एंड। एक चीज हम और कर सकते हैं, इफ यू रियली वांट कि भाई ये मिनिमम सेपरेशन कब आएगा, तो फिर हमको सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर ये डिस्टेंस फिगर आउट करने के बाद यहाँ की नेट वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से हम टाइम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको ट्राई करें। बात क्लियर हुई? बट Yes. यू आर ऑब्जर्विंग दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट सो डायरेक्ट। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर ऐसे नहीं है, थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है आपको। ओके Yes. चलिए अब एक और क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा मैं लेक्चर का टाइम एक्सटेंड करूंगा अगर जरूरत पड़ती है तो, और मैं बहुत स्लो ले रहा हूं ये चीजें इसलिए क्योंकि इन चीजों को तेजी से करने पर आप इसमें का कुछ भी पार्ट समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं काफी स्लो कर रहा हूं इसको। अब यहां देखें, एक डायग्राम गिवन है हमको, एक सिचुएशन गिवन है जिसमें 2 प्रोजेक्टाइल फायर किए जाते हैं। One from the top of the tower, which is 800 meter high with an horizontal velocity of 50 meter. Another from the top of the tower, which is 400 meter high. However, its velocity is u and an angle of inclination is 53 degree. अब ये बोल रहा है टाइम ऑफ कोलिजन निकालें। अब यहां पर हम वैसे नहीं सॉल्व कर सकते जैसे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड केस में सॉल्व किया था। ग्राउंड टू ग्राउंड केस सॉल्व करते वक्त हमारे पास एक सिंपल सा आइडिया ये था कि दोनों प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी अगर हम सेम कर दें तो उनका कहीं ना कहीं कोलिजन होगा, है ना। लेकिन यहां मामला कुछ और है, क्योंकि हमने यहां पर अलग अलग हाइट के टावर्स पर से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। तो वैसे तो ये नीचे आने वाला है और ये ऊपर जाने वाला है, और नीचे और ऊपर आने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दे में कोलाइड विद ईच अदर। तब काम कैसे करें, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करें, कैसी टेक्निक लगाएं? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रॉपर डेटा के साथ डिजाइन किया गया। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसमें कैसे सॉल्यूशन को डिस्कस किया जा सकता है, सॉल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। एज यूजुअल सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट्स बना लें। सो वी मे हैव ऑन दिस साइड 3u/5 and on this side we may have 4u/5। करेक्ट है बच्चों?
Yes, sir. इतना तो समझा तेजी से? This Yes. component will be the cos of 53 component and this will be the sin 53 component. Cos 53 3 by 5 and this u, and sin 53 4 by 5 with this u. तो कंपोनेंट बन गया। अब इसके तो कोई कंपोनेंट बन ही नहीं सकते बिकॉज दिस इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, नथिंग इन द वर्टिकल। तो आप यहां ये गड़बड़ मत कर देना, ये मत बोलना कि सर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है और इसकी नहीं है, दे डू नॉट हैव सेम आइडेंटिकल वर्टिकल वेलोसिटीज, तो इनका कोलिजन नहीं होगा। यहां ये रूल नहीं चलेगा। इनफैक्ट यहां पे हमें ये सोचना है कि ये अलग अलग हाइट के टावर्स पर से थ्रो किए गए हैं, एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो ये कोलिजन तो कर सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक हो गई बात? Yes, sir. और Yes. इनफैक्ट उसने ये बोल दिया है कि कोलिजन होने ही वाला है, तुमने टाइम निकालना है। ठीक है ना? फाइंड यू फॉर कोलिजन बोल दिया उसने, यू निकाल दो आप कोलिजन के लिए, तुमने तो खाली टाइम और निकालना है और कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो अब हम काम कैसे करें? तो स्टेप 1 हम वही लेंगे कि दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को रुकाओ। ठीक है ना? इस तरीके के प्रॉब्लम में हम हमेशा ऐसे करेंगे। ठीक है? तो पहली स्टेप मैं यहां पे अडॉप्ट कर रहा हूं जिसमें मैं दोनों में से किसी एक को रुकाऊंगा। तो आई विल मेक अ चॉइस कि किसको रुकाना मेरे लिए फायदेमंद है, किस चीज को, किस ऑब्जेक्ट को रुकाना मेरे लिए फायदेमंद है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। समझ आ रही है बेटा बात? Yes. तो सबसे आसान बी है क्योंकि बी के पास एक ही वेलोसिटी है ना? और रुकाने का मतलब तो आप जानते हो, रुकाने का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को रुकाया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी को पलटा के, रिवर्स करके सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमें दे देना है। तो मैं बी को रुकाता हूं, स्टॉप बी। अगर बच्चों हम बी को रुका दें तो क्या यहां पर हमें एक और वेलोसिटी का एडिशनल रेफरेंस लेना पड़ेगा? Yes. ध्यान से देखें बेटा, ये कितनी थी? 3u/5। तो क्या हमें यहाँ पे एक और एडिशनल वेलोसिटी का रेफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे? Yes. वो वाली हो जाएगी +50। 50. क्यों किया हमने ये +50? रिवर्स दिया। इसको Reverse रिवर्स कर करके हम दे रहे हैं। तो ये मामला अब मैं दोबारा अगर बनाता हूं, ध्यान से देखना बेटा, इसमें बहुत बार डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे शायद। तो ये सिचुएशन बच्चों अगर मैं दोबारा बनाता हूं, अगेन मैं इसको क्लेम करता हूं, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू कंसिडर। दीज आर द टू एक्सपेक्टेड टावर्स। दिस इज ऑफ 400 मीटर, this gap is also 400 meter, this gap overall is 800 meter. Here is the particle B which you have stopped, and here is the particle A. Now to particle A we have on this side as 3u/5 plus 50, and on this side we have 4u/5. Correct? Yes. Sir. Yes, sir. Now the combination, the result of it will take place in this direction, and we expect कि ये जाके B को कोलाइड करता है। ये वाला मामला हो गया यहाँ पर। हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये जाके बी को कोलाइड करता है। थोड़ा सा मैं टेक्निकली इस बात को करेक्ट एक्सप्रेस कर लूं, लाइक दिस, गेटिंग इट वेक्टोरियली। तो ये ए हम मानेंगे कि ऐसे चल रहा है, अब इस पाथ पे चल रहा है, जाके सीधे बी को टकराता है। हालांकि इन रियलिटी ऐसा नहीं होने वाला कि बी वहीं का वहीं बैठा रहा और ए वहां जाके टकराया। ये एक रिलेटिव परसेप्शन है, एक रिलेटिव आइडिया है। स्टेप समझ में आ गई बच्चों? हमने बी को Yes. रुकाया, बी को रुकाने का मतलब यह है कि बी के पास जो कुछ भी था हमने उसे पलटा के ए को दिया, फिर इमेजिन किया कि ए किस पाथ पे चलेगा और फिर वो जाके बी को टकराएगा। नाउ हियर वी स्ट्रक अप या वी गेट कंफ्यूज्ड कि ये एंगल कितना होने वाला है। ये नहीं पता हमें कि ये एंगल कितना होने वाला है। कैसे निकाले इस एंगल को? तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, अगर हम इस लाइन को कंटिन्यू कर लेते हैं और यहां तक ले जाते हैं पूरा सामने तक, तो आप मुझे बताएं ये टावर की हाइट कितनी है?
800 मीटर। इस वाले टावर की हाइट कितनी है? 400 मीटर। तो ये जो ऊपर वाला सेगमेंट यहाँ 400 बनेगा, इस टावर की 400। हाइट क्या होगी? हाँ, तो यहां से इस ऊपर वाले सेगमेंट की हाइट हो जाएगी 400। अच्छा, ये बेस यानी कि दोनों टावर्स का गैप कितना है? 400। वो भी 400 है। शाबाश, मीटर्स में ये दिख रहा है हमको, सीधी बात है, 400 मीटर्स। तो जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ये वाली हाइट 400 है और ये वाला बेस 400 है, तो क्या श्योरली यहाँ पे बनने वाला एंगल 45 होगा? 45। यस। इतना पाइथागोरस कंडीशन तो हम सबको आता है। तो हमें लॉजिकली ज्योमेट्री ऑफ दिस अरेंजमेंट से ये पता चला कि यहाँ एंगल 45 है। नाउ टेल मी, इफ एंगल इज 45, तो क्या दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए? यस सर। यस सर। बस हमने प्रॉब्लम को यहां निपटा दिया। अगर एंगल 45 है तो फॉर श्योर हम लिखेंगे 4u/5 शुड बी इक्वल टू 3u/5 प्लस 50। I hope you are getting it right. So this will Yes. become 4u/5 minus 3u/5 is equal to 50. A little more solution will give me u/5 is equal to 50. Therefore, u is equal to 250 meter per second. You are done with the solution. काम खत्म। आ रहा है समझ में? Yes. लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं लगा यहाँ पे, पूरा का पूरा लॉजिक है। कोई फॉर्म बताएं मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? कोई No. है कि एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला यहाँ पे? नहीं, हमें प्रोसीजर फॉलो करने हैं, हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप मैं फिर एक बार आपके सामने रिपीट करता हूं, दोनों में से किसी एक को रुकाएं। जरूरी नहीं कि बी को रुकाना है, या जरूरी नहीं है कि हमेशा ए को रुकाना है। इट्स योर चॉइस, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट, विच एवर यू फाइंड इजी टू अंडरस्टैंड, विच एवर यू फाइंड इजी फॉर कैलकुलेशन, आप उसको रुका दें। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रुकाते हैं रिलेटिव कंसिडरेशन के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को, उसके पास अगर कोई एक्सेलरेशंस है तो उन सभी चीजों को रिवर्स करके, पलटा के, अपोजिट करके सामने वाले ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। तो हमने दिया, फिर एक्सपेक्ट किया कि वो बी को जाके टकराएगा। एंगल हमें 45 पता चला ज्योमेट्री से, तो दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, एंड फाइनली वी गॉट दिस आंसर। अब इसमें एक और चीज निकाल ली है, टाइम। कोलिजन का टाइम क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, ये ऑब्जेक्ट, अब यहां से इमेजिन करते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां जाके टकराता है, इधर। जस्ट थिंक ऑन इट। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, इसने हॉरिजॉन्टली कितने सेपरेशन को खत्म किया? हॉरिजॉन्टली कितने सेपरेशन? 400 मीटर। 400। 400 बिल्कुल सही, परफेक्ट। और ये सेपरेशन ए खत्म कर रहा है कि बी खत्म कर रहा है? ए कर रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि हमने रिलेटिवली एक कंसिडरेशन कर रखा है कि बी रुका हुआ है। समझे नहीं समझे बेटा? Yes sir. यस सर। तो मेरे इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनना कि यहां पर टाइम अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमको लिखना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सोच के देखें, डिस्टेंस 400 है ना, हॉरिजॉन्टली। यस। स्पीड कितनी है? 250. रॉन्ग। 3u/5 प्लस 50। समझे बात को? ये सारी स्पीड है उसकी। Yes sir. 250 तो सिर्फ u है, u है। हम ये रिलेटिव प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं कि बी को हमने यहीं रुकाया, ए ऐसे जाके उसको टकराने वाला है, कोलिजन करने वाला है, लेकिन हॉरिजॉन्टली उसने जो डिस्टेंस खत्म किया वो 400 था। और कितनी स्पीड से किया? 3u/5 plus 50. हाँ। अच्छा, रियलिटी में ऐसा होगा क्या कि सिर्फ ए जाके टकराएगा? No. नहीं, बी भी ऐसा ऐसा नीचे उतरेगा।
रियलिटी में तो ऐसा होने वाला है, लेकिन हम एक रिलेटिव प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं, रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो रहा है। अच्छा, u कितना है? 250. 250। u का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो दिस विल बिकम 400 डिवाइडेड बाय, मैं एक ओरल कैलकुलेशन यहाँ पे कर लूं, u का वैल्यू 250 पुटअप करते हैं, सो 250 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 50। 50 इंटू 3 150, 150 प्लस 50 यानी कि 200। 200. तो टाइम का आंसर हमें फौरन ही समझ में आया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये कोलिजन होगा। नाउ टेल मी, ये कोलिजन कहां होगा? बस एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या ये ए और बी के यहां कहीं इन बिटवीन होगा या एग्जैक्टली बी की जगह पे होगा? बिटवीन Exactly B की जगह. एग्जैक्टली बी की जगह पर। ये आपने गलत आंसर दिया, ये रॉन्ग है। अगर हम इस कोलिजन की इन रियलिटी चेक करें तो ये कोलिजन यहां कहीं बीच में होगा, एग्जैक्टली बी की जगह पर ये नहीं होगा। एग्जैक्टली बी की जगह पर हम एक रिलेटिव प्रोस्पेक्टिव बना रहे थे ताकि हम सॉल्यूशन निकाल सकें। रियलिटी में कोलिजन ऐसा नहीं होगा कि बी अपनी ही जगह पर पड़ा हुआ है और ए जाके उसको टकरा रहा है, ऐसा होगा क्या रियलिटी में? No. इन रियलिटी दिस कोलिजन विल टेक प्लेस समवेयर हियर इन बिटवीन ए एंड बी। तो अपने आंसर को करेक्ट करें। फिर एक बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, ये कोलिजन कहां होगा? इट विल बी इन बिटवीन और एग्जैक्टली एट द प्लेस ऑफ बी? In between of A and B. इन In बिटवीन। between of आपको समझ में आया ना, बी की जगह पर नहीं होने वाला है वो। यस। हाँ, फिर आप मुझसे बोल सकते हैं सर अभी तक तो ऐसा किया आपने, बी को रुकाया। बेटा मैंने बी को रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रुकाया था, एक अजम्पशन किया था, एक कंडीशन लगा दी थी मैंने कि अगर मैं बी को रुकाऊं तो क्या होगा, ताकि मैं इन कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकूं। अब ये सारे कैलकुलेशन हो गए, मुझे यू कितना है पता चल गया, मुझे टाइम कितना है ये भी पता चला, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो मैं बस अब इस मामले से अपने आप को बाहर लाता हूं, मतलब ये रिलेटिव पॉइंट से अपने आप को बाहर लाता हूं और रियलिटी में सोचता हूं। आप सोचें कोलिजन होने के लिए कितना टाइम लगा था? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। 2 seconds. बी को रेफरेंस बनाते हैं, तो क्या इन 2 सेकेंड्स में बी लगातार आगे जाता गया? Yes. Yes. कितनी स्पीड से? 50 meter. 50 मीटर तो 2 सेकेंड में बी कहां तक पहुंचेगा? Half distance. 100। 100 meter. इंटू 2, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो स्पीड इंटू टाइम 100 मीटर। 100 मीटर। वाई निकालें, वाई निकालें बच्चों। वाई निकालने के लिए 0 माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। सोचे बी के पॉइंट से मैंने वाई के लिए 0 क्यों लिखा? वर्टिकली एब्सेंट है। वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं है, शाबाश। लेकिन आगे चल के हाफ 10 टी स्क्वायर क्यों लिखा? ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैं यहाँ कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूं? काइनेमेटिक X is equal to UT plus half AT square. यूटी प्लस हाफ एटी वेरी गुड। तो टाइम कितना लगा कोलिजन का? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। तो लेट मी राइट दिस माइनस एज इट इज, दिस 10 and this is 2 का स्क्वायर। So if I solve it, I will be getting minus 20 मीटर। हम चाहे तो इस माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं और लेट्स कीप इट इन प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखें बी कितना आगे जाएगा? 100 meter. 100 मीटर। और उसी दौरान बी कितना नीचे आएगा? 20 meter. 20 मीटर। तो क्या हम ऐसा कहें कि समवेयर हियर द कोलिजन इज गोइंग टू टेक प्लेस, इस Yes. पॉइंट पर? और ये डिस्टेंस अगर मैं बराबर से मेजर कर लूं यहां से यहां, तो ये कितना है? 100 मीटर। 100 meter. और वर्टिकली नीचे अगर मैं ये डिस्टेंस इस पॉइंट का रेफर करके गिन 20 लूं meter.
तो ये है 20 मीटर। 20 इस जगह पर मीटर। कोलिजन होगा एक्चुअली, ठीक है ना, इस पॉइंट P पर कोलिजन होगा, बिकॉज B ऐसा थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा, A ऐसा थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा और दे विल कोलाइड। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसमें स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ क्या किया गया, किसको कब रुकाया गया, रुकाने के बाद वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस को कैसे पलट के दिया गया, कैलकुलेशन का पूरा होने के बाद दोबारा हम उस रिलेटिव कंडीशन से रियलिटी वाली कंडीशन में बाहर आते हैं और फिर पोजीशन और टाइम्स वगैरह ये सारी चीजें निकालते हैं। सो विद दिस प्रॉब्लम मैं समझता हूं कि प्रोजेक्टाइल के लिए हमने काफी कुछ डिस्कस किया और इसकी सारी पॉसिबल वैरायटीज जो अक्सर सीईटी या नीट या जेई मेन एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, हमने इसको कवर किया। सो आई कंसिडर इस चैप्टर के लिए इतना काफी है, फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ओके।